प्रिय शिष्यों, आज हम इतिहास के एक व्यक्ति एडोल्फ हिटलर पर चर्चा करेंगे। हिटलर 20वीं सदी में बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता था, लेकिन उसके कार्यों ने न केवल उसके लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। भविष्य के नेताओं और विद्वानों के रूप में यह जरूरी है कि हम अपने से पहले आए लोगों की सफलताओं और असफलताओं से सीखें, भले ही वे हमारे समय से बहुत दूर के युग में रहे हों। हिटलर का जीवन उन खतरों का एक शक्तिशाली उदाहरण है जो तब उत्पन्न होते हैं जब सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है और जब नैतिक शासन को दरकिनार कर दिया जाता है। यदि मैं आचार्य चाणक्य, हिटलर का गुरु अथवा सलाहकार रहा होता, तो उसे क्या शिक्षा या सलाह देता? ये वो 10 शिक्षाएं और सबक है जो उसे उसके विनाश से बचा सकती थीं। हिटलर की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को अराजकता और पीड़ा में डुबो दिया। उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे कई घटनाएं हुईं, जिसने यूरोप को युद्ध में डुबो दिया। युद्ध करने के बजाय कूटनीति को उसका पसंदीदा साधन होना चाहिए था। जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है, बुद्धिमान शासक क्रूर बल के बजाय रणनीतिक गठबंधनों और शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। युद्ध की लागत देशवासियों के जीवन में और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत कष्टदायक है। इसे तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह बिल्कुल आवश्यक हो और दूसरा कोई विकल्प न बचा हो। हिटलर ने भय के माध्यम से शासन किया, नियंत्रण बनाए रखने के लिए आतंक, भ्रम फैलाना और असहमति के दमन पर भरोसा किया। गेस्टापो, उनकी गुप्त पुलिस, ने अपने लोगों के दिलों में भय पैदा किया। लेकिन एक शासक जो भय के माध्यम से शासन करता है, उसे हमेशा विद्रोह का खतरा रहता है और उसका शासन अंततः ढह जाएगा। दूसरी ओर, एक न्यायपूर्ण और नैतिक शासक अपने लोगों की वफादारी और प्यार जीतता है। जैसा कि मैंने कहा है, एक राजा जो केवल दंड के विचारों से निर्देशित होता है, वह खुद को बर्बाद कर देता है। अगर हिटलर ने नैतिक नेतृत्व का रास्ता चुना होता, तो उसके लोग डर के बजाय स्वेच्छा से उसका समर्थन कर सकते थे। हिटलर का शासन नस्लीय शुद्धता की विचारधारा से ग्रस्त था, जिसके कारण लाखों लोगों का भयानक उत्पीड़न हुआ। उसने अधिकारियों को उनकी योग्यता के बजाय अपनी विचारधारा के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर नियुक्त किया। एक शासक को यह पहचानना चाहिए कि एक राज्य की ताकत उसके लोगों की क्षमताओं में निहित है, न कि उनकी जाति या विचारधारा में। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सबसे योग्य व्यक्तियों को सत्ता के पदों पर बिठाया जाना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। योग्यता को अपनाने से हिटलर के इनकार ने उसके प्रशासन को कमजोर कर दिया और उसके पतन में योगदान दिया। हिटलर के शासन में शुरुआती वर्षों में आर्थिक सुधार हुआ, लेकिन सैन्यीकरण और युद्ध के प्रति उसके जुनून ने अंततः जर्मनी के संसाधनों को खत्म कर दिया। जैसा कि मैंने जोर दिया है, एक शासक को राज्य की आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की नींव है। युद्ध के प्रयासों के लिए संसाधनों को मोड़कर हिटलर ने अपने नागरिकों के कल्याण की उपेक्षा की। इसके बजाय उसे स्थायी आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जो उसके लोगों के लिए दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करती। हिटलर की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक सोवियत संघ पर आक्रमण करने का उसका निर्णय था, जिससे युद्ध में दूसरा मोर्चा खुल गया। इस निर्णय ने उसकी सैन्य शक्तियों को कम कर दिया और अंततः विनाशकारी परिणामों को जन्म दिया। जैसा कि मैंने सिखाया है, एक बुद्धिमान शासक अनावश्यक दुश्मनों और संघर्षों से बचता है। संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और युद्ध को अंतिम उपाय होना चाहिए। शक्तिशाली देशों को अनावश्यक रूप से दुश्मनी में डालकर हिटलर ने अपना विनाश तय कर लिया। हिटलर की विचारधारा आर्यन वर्चस्व की धारणा पर आधारित थी, जिसके कारण यहूदियों, रोमानी लोगों और अन्य लोगों को अवांछनीय समझा गया। इस संकीर्ण सोच वाला दृष्टिकोण न केवल भारी पीड़ा का कारण बना, बल्कि जर्मनी को लाखों लोगों की प्रतिभा और योगदान से भी वंचित कर दिया। एक बुद्धिमान शासक विविधता और समावेश के मूल्य को पहचानता है, यह समझते हुए कि एक राष्ट्र की ताकत उसकी एकता और उसके सभी लोगों के योगदान में निहित है। एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज के लिए विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और जातीयताओं का सम्मान आवश्यक है। हिटलर के शासन को अत्यधिक सैन्यीकरण और असहमति के क्रूर दमन द्वारा
चिह्नित किया गया था। जबकि एक राज्य के लिए मजबूत होना आवश्यक है, उसे दयालु भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है, एक शासक को अपने लोगों के कल्याण के साथ व्यवस्था की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन पर अत्याचार करना चाहिए। हिटलर द्वारा करुणा दिखाने में विफलता ने व्यापक पीड़ा को जन्म दिया और अंततः उसके शासन के पतन में योगदान दिया। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं, लेकिन वे अल्पकालिक भी थीं। तात्कालिक विजय पर उसका ध्यान उसकी दृष्टि को उसके कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों से अंधा कर गया। एक शासक को हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज जो नीतियां लागू की जा रही हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएंगी। मैंने हमेशा दीर्घकालिक योजना और रणनीतिक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया है। भविष्य के लिए योजना बनाने में विफलता के कारण हिटलर का साम्राज्य नष्ट हो गया और उसकी जनता तबाह हो गई। इतिहास उन लोगों के लिए शिक्षाओं का खजाना है जो सीखने के इच्छुक हैं। हिटलर ने अपने घमंड में अतीत के सबक को नजरअंदाज कर दिया। उसने पिछले विजेताओं की गलतियों को दोहराया, अपनी सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया और अपने दुश्मनों को कम आंका। एक समझदार शासक को इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इतिहास को समझकर एक शासक उन गलतियों को दोहराने से बच सकता है जो दूसरों के पतन का कारण बनी। अंत में, एक शासक को निरंतर आत्म प्रतिबिंब में संलग्न होना चाहिए और दूसरों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हिटलर ने अपने चारों ओर चापलूसों को घेर लिया जो उनके विचारों की प्रतिध्वनि करते थे, न कि ऐसे समझदार सलाहकारों को जो उनके निर्णयों को चुनौती दे सकते थे। जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है, एक शासक को सलाह के लिए खुला होना चाहिए और अपने कार्यों पर विचार करने के लिए तैयार होना चाहिए। ज्ञान यह स्वीकार करने से आता है कि किसी की अपनी सीमाएं हैं और उन लोगों से परामर्श लेना चाहिए जिनके पास ज्ञान और अनुभव है। आत्म प्रतिबिंब में संलग्न होने से इनकार करने के कारण हिटलर विनाश के मार्ग पर चला गया। शिष्यों, हिटलर की कहानी एक चेतावनी भरी कहानी है कि जब कोई शासक नैतिकता, बुद्धि और विनम्रता को त्याग देता है तो क्या होता है। जब सत्ता का इस्तेमाल न्याय और जिम्मेदारी की भावना के बिना किया जाता है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। आइए हम इन सबकों से सीखें और ऐसे शासक बनने का प्रयास करें जो करुणा, बुद्धि और सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व करें। ऐसा करके हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण भी हो। याद रखें, एक शासक की असली ताकत उसकी सेनाओं की ताकत में नहीं बल्कि उसके निर्णयों की बुद्धि और उसके कार्यों की धार्मिकता में निहित होती है। धन्यवाद। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।